रक्षा की प्रणाली को लेकर क्या रक्षा की प्रणाली हमारी जितनी सुव्यवस्थित थी वो तो पुलिस के माध्यम से, मिलिट्री के माध्यम से वैसी रक्षा की प्रणाली चरितार्थ हो ही नहीं सकती है। साथ ही साथ कृषि गौरक्ष वाणिज्य का जो प्रकल्प था, कदाचित कोई परलोक को न माने, परमात्मा को न माने, लेकिन मनुस्मृति आदि के अनुसार कृषि गौरक्ष वाणिज्य के हमारे प्रकल्प को, हमारी प्रणाली को ही देखें तो आजकल का भी तंत्र, समाजवाद भी, साम्यवाद भी उसके प्रति आकृष्ट हुए बिना, लट्टू हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे यहाँ सेवा का जो प्रकल्प था, उस प्रकल्प के आगे सेवा को धर्म समझकर जब सेवक सेवा करते थे, सेवा के उस प्रकल्प के माध्यम के आगे तो आजकल का जो सेवा का प्रकल्प है कोई स्थान ही नहीं रखता। साथ ही साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का जो प्रकल्प था, हर व्यक्ति स्वावलंबी, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, इसी का नाम राम राज्य है ना। क्या हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, जीविका के लिए कहीं दरवाज़ा खटखटाने की आवश्यकता ना हो, इसी का नाम तो राम राज्य है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, या तो आर्थिक दृष्टि से भ्रम फैलाया गया है। थोड़ा इस पर विचार कर लें जी। जूते चप्पल कौन बनाते थे? ब्राह्मण बनाते थे क्या? नहीं ना। जूते चप्पल कौन बनाते थे? समझ गए ना। जिनको पुरानी भाषा में मोची आदि कहते थे वो बनाते थे या नहीं? आजकल की भाषा में दलित परिवार का एक विशेष वर्ग चप्पल जूते आदि बनाता था या नहीं? चप्पल जूते बनाने वाला कभी आर्थिक विपन्नता का शिकार हो सकता था? एक चप्पल, एक जूते की कीमत आजकल कितनी है, इस दृष्टि से विचार करें तो। अच्छा, मेज कौन बनाते थे? बर्तन कौन बनाते थे? बांस इत्यादि के बर्तन कौन बनाते थे? और घर में जब देवियां गर्भवती होती थी तो नर्स का काम दलित परिवार का व्यक्ति करता था या नहीं? दलित परिवार की महिला करती थी या नहीं? थोड़ा विचार करके देखिए। और जो इंजीनियर आजकल कहते हैं, किस वर्ग के व्यक्ति इंजीनियर का काम करते थे? तो हमने क्या संकेत किया? हर व्यक्ति की जीविका जहाँ जन्म से आरक्षित हो, आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता जहाँ हो ही नहीं, उसका नाम सज्जनों राम राज्य है। हमारी जो राम राज्य की दृष्टि से आर्थिक प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उस पर तो आजकल का पूरा विश्व भी लट्टू है। आपको पता हो या न पता हो, चीन कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला विचित्र देश है, लेकिन रामलीला भारत की अपेक्षा चीन में अधिक दिखाई जाती है। इंडोनेशिया में मुसलमान आदि हैं, लेकिन रामलीला वो अवश्य देखते हैं। रूस में रामचरितमानस का, रामलीला का बहुत प्रचार है। चीन और रूस में राम राज्य की प्रणाली पर अनुसंधान होता है। इसका अर्थ क्या है? आज भी अगर हम विचार करके देखें तो राम राज्य की विशेषता पर पूरा विश्व लट्टू है या नहीं? भले ही उसके पास उस राम राज्य को व्यावहारिक रूप देने की प्रणाली न हो, उसमें वो समर्थ ना हो, लेकिन हमारे ग्रंथों के आधार पर जो शिक्षा की प्रणाली, रक्षा की प्रणाली, कृषि गौरक्ष वाणिज्य की प्रणाली, सेवा की प्रणाली, उद्योग की प्रणाली, वह अत्यंत उत्कृष्ट है या नहीं? सनातन धर्म की दृष्टि से विचार करें तो अर्थ की प्रणाली हमारी सर्वोत्कृष्ट है और काम की प्रणाली हमारी सर्वोत्कृष्ट है। एक विचित्र बात है, विवाह होता था, उस विवाह का संबंध परलोक और परमात्मा तक से होता था या नहीं? अलौकिक दृष्टि से सनातनियों की जो विवाह की प्रथा थी वह तो अद्भुत, उसके प्रति तो लट्टू हुए बिना कोई रह नहीं सकता। भौतिकवादी भी, मैं क्या संकेत करना चाहता हूँ, भले ही कोई शरीर को ही आत्मा मानता हो,
भले ही कोई परलोक का अस्तित्व ना मानता हो, भले ही कोई परमात्मा का अस्तित्व ना मानता हो, लेकिन श्री राम राज्य का स्वरूप उसके सामने अगर रखा जाए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि की प्रणाली का वर्णन किया जाए, तो राम राज्य का जो व्यावहारिक पक्ष है उसके प्रति भी लट्टू हुए बिना रह नहीं सकता।